आपको ये जरूर जानना चाहिए कि नीदरलैंड अमीर मुल्क है। पाकिस्तानी अगर आप सैलरी देखें तो ये 8 लाख रुपए सैलरी देता है, ऑलमोस्ट 7 से 8 लाख रुपए। मतलब इनकी जो बेसिक सैलरी है ना, जो इनकी ऑफिशियल कम से कम मिनिमम वेजेस जो देते हैं पर मंथ के हिसाब से, मैं बताता हूं वो कितने यूरो हैं। वो 2837 यूरो बनती है पर मंथ के हिसाब से। अगर हम जो मौजूदा करेंसी रेट है पाकिस्तानी का, तो 1 रुपए जो उनका 1 यूरो है वो पाकिस्तानी 290 रुपए 290 रुपीज से भी अबव है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 8 लाख से भी ज्यादा बन जाता है। मुझे आप कमेंट्स में मल्टीप्लाई करके बता दें कि कितनी अमाउंट बनती है। ये इनकी बेसिक पर मंथ सैलरी है। देखिए यहाँ पे एक चीज आपको जाननी चाहिए कि काफी ज्यादा ममालिक, स्पेशली जो गल्फ कंट्रीज है ना, यहाँ पे जब हम जाते हैं तो ये हमें हमारी नेशनैलिटी के हिसाब से सैलरी देते हैं। ये आपको कभी ये आपने बात जानने की कोशिश ही नहीं की। ये जो हम लोग मुलाजम पेशा लोग हैं ना, जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल से उठ के चले जाते हैं दुबई में, बहरीन में, मस्कत में, कुवैत में, इन जैसे कंट्रीज में चले जाते हैं, तो वो देखते हैं इसकी नेशनैलिटी किस कंट्री की है और ये हमारी जो करेंसी है ये अगर मल्टीप्लाई करें कितनी बनेगी, ये उस हिसाब से सैलरी देते हैं। यही वजह है कि ना तो हमारा मुल्क उस कंट्री में गुजारा होता है और ना ही जो हम पीछे अपने पेरेंट्स को पैसे भेजते हैं, अपनी फैमिली में पैसे भेजते हैं, ना ही उनका अच्छे तरीके से गुजारा होता है। और एट द एंड क्या होता है, जब 2-4 साल लगा के हम अपने वतन में वापस पहुंचते हैं तो हमारे हाथ में ठिंगा होता है, कोई चीज हमारे हाथ में नहीं होती। ना हम यहाँ आके बिजनेस कर सकते हैं, ना हमने वहां पे कुछ सेविंग की होती है। तो फिर यहाँ भी हमारी फैमिली वाले बातें करते हैं कि तुमने इतने साल वहां लगा के आए हो, किया क्या, आपको पता ही नहीं है कि हमारी नेशनैलिटी के हिसाब से हमें सैलरी मिल रही थी, ना कि उस कंट्री के हिसाब से। नहीं बात आप मानते, आप तजर्बा करके देख लें। आप उस कंट्री में, जिस कंट्री में आप जाके ओवरसीज, सारे जो दोस्त है मेरे जो वीडियो देख रहे हैं, इस कंट्रीज में जाके देखें कि जो इनके लोकल लोग हैं, यहाँ के जो नेशनल सिटीजन है, जो बाय बोर्न है यहाँ के, वो सैलरी कितनी ले रहे हैं और उसी ग्रेड पे देखें कि आप लोग कितनी सैलरी ले रहे हो। आपको बहुत बड़ा डिफरेंस एक निकल के सामने आ जाएगा, पता चल जाएगा आपको। इसीलिए कहता हूं कि बिजनेस करो, कहीं भी जा रहा है थोड़ा लेवल पे कर लो, ज्यादा कर लो, बिजनेस स्टार्ट करो। उसकी वजह यह है कि एक बिजनेस में 90% बरकत है। दूसरा यह है कि बिजनेस में किसी किस्म की कंडीशन नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने एक बिजनेस किया हुआ है तो आपको वो उसकी जो एक्चुअल अमाउंट है ना, जो उसका रेट एक्चुअल है हर जगह पे, वही आपको प्राइस आपको मिलेगा। वो ये नहीं कहेगा कि ये पाकिस्तानी है, इनकी करेंसी इतनी लो है तो इससे मैं ये चीज इतने की बाय करता हूं, या इंडियन है या नेपाली है या ये यूनाइटेड स्टेट आती है तो इससे इतनी मैं अमाउंट में चीज खरीदूं। ये चीज का दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड बिजनेस। ये आप बात याद रखिएगा। तो मात्र इसके साथ बात कहीं और निकल गई थी। अभी हम बात जो कर रहे थे लग्जमबर्ग की बात कर रहे हैं। ये एक शेंगन कंट्री है, यूरोप का पार्ट है, बहुत अमीर मुल्क है और यहाँ पे बेसिक सैलरी ऑलमोस्ट 8 लाख रुपए पाकिस्तानी करेंसी बनता है। और इसकी पॉपुलेशन जहां तक देखी जाए तो छोटा सा कंट्री है, 6,50,000 तकरीबन इसकी आबादी बनती है। फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम जो इसके हमसाया ममालिक में शामिल होते हैं। और इसकी पाकिस्तान के अंदर अगर बात करें तो ना तो कॉन्सुलेट है, ना ही इसकी एम्बेसी है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि हम इसमें जाने का वीजा कैसे लगवाएं। तो देखिए आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। अगर आप गली में, स्ट्रीट में जा रहे हैं, आगे कंस्ट्रक्शन हो रही है, उन्होंने रास्ता बंद किया हुआ है, तो क्या आप वापस घर लौट आएंगे? नहीं, आप घूम के बेशक लंबा रास्ता इख्तियार करें, आप दूसरी साइड से जाते हैं। सिमिलरली जर्मनी, नीदरलैंड जिसको हॉलैंड कहते हैं, इनको अथॉरिटी दी हुई है लग्जमबर्ग ने कि आप हमारे बिहाफ पे वीजे इशू कर सकते हैं। तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा जर्मनी या नीदरलैंड की जो पाकिस्तान के अंदर एम्बेसी है वहां पे। अगर इंडियन मेरे भाई या किसी और कंट्री से देख रहे हैं तो हो सकता है वहां पे ये एम्बेसी मौजूद हो, या वो अपना तरीकेकार थोड़ा सा गूगल से सर्च कर लें। और एक और चीज मैं सुजेस्ट करूंगा, अगर आप वीजा रेशो अच्छी चाहते हैं तो आप जर्मनी की एम्बेसी में अप्लाई ना करें, पाकिस्तान में रहते हुए आप हॉलैंड की एम्बेसी में अप्लाई करें। वो आपको वीजा रेशो उनकी ज्यादा अच्छी है। जहां तक वीजा फी का ताल्लुक है तो सिर्फ 80 यूरो का यह वीजा लगेगा। पाकिस्तानी करेंसी के लिहाज से वही 24,000 का वीजा बनता है। अगर आप खुद डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ वन एंड ओनली इसी यूट्यूब चैनल पे आपको एक बड़ी अच्छी बात बताने लगा हूँ, टिप्स देने लगा हूँ कि अगर आप कंसल्टेंट हायर करते हैं तो कंसल्टेंट आपसे 30-40 हज़ार रुपए आपकी फाइल तैयार करने का, डॉक्यूमेंट तैयार करने का लेगा। और सबसे बढ़कर बड़ी बात है कि वो ज्यादा फोकस नहीं करता, उनके पास रूटीन वाइज काम आते रहते हैं। जैसे हमारा कोई केस होता है वुकला के पास देते हैं तो वो इतना सीरियस नहीं उस केस पे होता जितना हम लोग सीरियस होते हैं जिनके साथ बीती होती है, क्योंकि उनके पास रूटीन वाइज काम आता है। डॉक्टर के पास मरीज रूटीन वाइज आता है,
डॉक्टर इतनी हेडेक नहीं लेता। सिविल इंजीनियर कोई भी बिल्डिंग तैयार करते हैं, कोई भी आर्किटेक्चर एक नक्शा मैप बिल्डिंग तैयार करता है, वो उन चीज़ों की हेडेक नहीं लेता, नॉर्मलाइज उनके लिए होती है। इसी तरह अगर हम किसी कंसल्टेंट से फाइल अपनी तैयार करेंगे, वो बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं लेगा और एक ही टाइम में एट द सेम टाइम वो काफ़ी और दोस्तों की, काफ़ी और लोगों की फाइलें भी तैयार कर रहा होता है। तो अगर आप खुद अपने डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से अपने डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर कर सकेंगे। और सबसे बड़ी बात कि जब आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके इंटरव्यू के लिए जाएंगे, आपको ईच एंड एवरीथिंग आपको पता होगा कि मेरी प्रोफाइल में क्या लिखा हुआ है। तो आप इंटरव्यूअर जो वीज़ा ऑफिसर होता है उसको आसानी से इंटरव्यू दे सकते हैं और बिल्कुल आप टू दी पॉइंट उसको इंटरव्यू दे सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि कंसल्टेंट को आप 40-50 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा भी देंगे और आपकी फाइल वो तो कह देता बड़ी अच्छी तैयार होती है, लेकिन जिसकी फाइल है जितनी वो अच्छे तरीके से तैयार कर सकता है कोई और दूसरा नहीं कर सकता। अपने पैसे बचाएं, खुद अपनी फाइल तैयार करें, इससे आपको तरीकेकार पता चलेगा। वीजा भी खुद अप्लाई करें, ज्यादा बेनिफिट है। एक दो दफा आपको वीजा अप्लाई करने की देर है, फाइल तैयार करने की। फाइल तो एक दफा आपने तैयार करनी है, हर कंट्री के लिए वो चल जाती है, कोई एक आध डॉक्यूमेंट का डिफरेंस होता है। बाकी आप खुद फाइल तैयार करके इंटरव्यू देंगे, वो आपका एक्सपीरियंस ही अलग से होगा, आपका माइंडसेट भी ओपन हो जाएगा और इसके अलावा आपको कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा। डॉक्यूमेंट में आपने क्या करना है, अपने पासपोर्ट अपना 6 मंथ तक जो वैलिड होगा वो रखना है। 6 अदद वाइट बैकग्राउंड वाली पासपोर्ट साइज पिक्चर्स आपने रखनी है तैयार। उसके साथ आपने ट्रैवल प्लान तैयार रखना है, कवर लेटर, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म या रिक्वेस्ट फॉर्म वो ऑनलाइन डाउनलोड आप कर सकते हैं। जॉब कर रहे हैं तो वहां से एनओसी, बिजनेस कर रहे हैं तो चैम्बर का कार एनटीएन सर्टिफिकेट, इसके अलावा पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस आपको लाजमी हासिल करनी पड़ती है, किसी भी ट्रैवल एजेंट से हासिल कर सकते हैं, सस्ती मिल जाती है। 30,000 यूरो तक या $50,000 तक की होती है, वो 8 से 10 हज़ार की आपको मिल जाएगी। FRC, MRC, कोविड सर्टिफिकेट, फ्लाइट बुकिंग, इसी तरह होटल बुकिंग आप डिमी करवा सकते हैं, बुकमी से करवा लें, अगोडा से करवा लें, किसी भी वेबसाइट से आप करवा लें, कोई इशू नहीं है। ये सारी चीज़ें आपने प्रिपेयर करके उसके बाद आपने वीज़ा ऑफिसर को अप्लाई करके इंटरव्यू दे देना है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको इंशाल्लाह वीज़ा मिल जाएगा। एक और बात बताता चलूँ कि जब आप लग्जमबर्ग में चले जाएंगे, वहाँ पे अगर आप जॉब हासिल कर लेते हैं तो विजिट वीज़े को कन्वर्ट करवा सकते हैं, आप वर्क वीज़े के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हैं। लेकिन एक और मैं चीज़ आपको बताता चलूँ, मैं आपको किसी किस्म की गलतफहमी में नहीं रखना चाहता। आप किसी भी कंट्री में जाते हैं ना, एटलीस्ट उसकी बेसिक लैंग्वेज आपको आती होगी, फिर आपको बासानी वर्क वीज़ा मिलेगा। अदरवाइज मैंने काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व किया हुआ है कि ये जो दूसरे कंट्रीज़ है ना, हम आके इंग्लिश सीख ली, दूसरे कंट्रीज़ की लैंग्वेज सीख ली, ये जो लोग हैं ये अपने कंट्री की लैंग्वेज ही प्रेफर करते हैं, ये लोग दूसरे कंट्रीज़ की लैंग्वेज नहीं सीखते। और मैंने अक्सर ये इटली के अंदर भी मैंने देखा है, इस तरह स्पेन के अंदर देखा हुआ है, फ्रांस के अंदर देखा हुआ है, जर्मनी के अंदर देखा हुआ है, हॉलैंड एम्स्टर्डम में देखा हुआ है कि ये लोग जो है ना, इनमें बहुत ज़्यादा लोगों को इंग्लिश नहीं आती, ये अपने ही कंट्री की लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं। कहने का मतलब है कि हमें इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज सीखना पड़ती है, ये इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं सीखते ना बोलते हैं, इस तरह हमको मुश्किलात पेश आती है। बाकी आपके जहन में किसी किस्म का भी सवाल होगा तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं आप। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दूं। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप देख रहे हैं एलीट साकिब यूट्यूब चैनल और एलीट साकिब फेसबुक पेज। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।